गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों का मांग था कि सर चैप्टर वाइज वीडियो बनाइए, तो मैंने आपके लिए क्लास 2 का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके लिए मैंने ये चैप्टर वाइज वीडियो बनाना शुरू किया है। तो उम्मीद है कि आप लोग गौर से देखोगे और कोई भी समस्या होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो मैंने लास्ट तक ड्यूल गवर्नमेंट तक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट और ब्रिटिश कन्क्वेस्ट आउटसाइड बंगाल तक ये टॉपिक मैंने क्लियर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो देखिए, एक्सपेंशन का अर्थ होता है फैलाव। ठीक है, अब इंग्लैंड ने किस तरह से भारत में खुद को फैलाया, अपने आप को विस्तृत किया और भारत के क्षेत्रों पर किस तरह से कब्जा किया, ये आपका पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न प्रकार के ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड का प्रयोग करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाया और धीरे धीरे करके इसने भारतीय किंगडम पर अपना अधिकार जमाया। ये उन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करते थे जिनके बारे में वो जानते नहीं थे। ठीक है, जैसा कि अगर हम बैटल ऑफ बक्सर के बाद बात करें तो अधिकतर कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो वो इंडियन होते थे। ठीक है, वो मुख्यतः इंडियन लोगों को अपॉइंट करते थे। ये कंपनी के मुख्य कौन होते थे? तो ये कंपनी के पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट होते थे। तो इनके द्वारा ये अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्रों में और भारतीय मामलों में क्या करना शुरू किया? दखल देना शुरू किया। इन्होंने जो भारतीय लोगों को अपॉइंट किया था उनके माध्यम से भारत के इंटरनल अफेयर और भारत के राज्यों में इन्होंने अपना दखल अंदाजी शुरू कर दिया। इन्होंने ये भी निश्चित करना शुरू कर दिया कि अगर कोई राजा की मृत्यु होती है या कोई सिंहासन, कोई राज्य में राजा नहीं है, तो उसके बाद कौन एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट संभालेगा, कौन राजा बनेगा, है ना। तो इस आधार पर इन्होंने भारतीय मामलों में इंटरनली इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। 1772 के आसपास मराठों ने किसको किया कि एक्सकॉर्ट किया शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से कहाँ लाया? दिल्ली तक। तो ये अवध पर एक तरह से मतलब अंग्रेजों से मुक्त करवाने का कोशिश किया गया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज अवध को बफर स्टेट को रूप में रखना चाहते थे। तो इस आधार पर हेस्टिंग्स ने कोरा और इलाहाबाद को नवाब ऑफ अवध को रिटर्न देने के लिए तैयार हो गया। इसके बदले में वारेन हेस्टिंग्स कुछ पैसा चाहता था। ठीक है, तो नवाब ने अपने पैसे पर कंपनी को ट्रूप को अवध में रख रहा था। ठीक है, उसके बाद कंपनी हेल्प किया अवध को रोहिला खंड पर कब्जा करने में। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एक तरह से अवध पर अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे पर किसका प्रभाव था? अंग्रेजों का। तो इससे क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस आपका यमुना नदी के पार तक चला गया। किसके पार तक चला गया? यमुना नदी के पार तक। उस दौरान गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक है, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक कहाँ का गवर्नर था? तो ये भारत का गवर्नर कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो रिचर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था? तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक प्रकार का ट्रिक था ब्रिटिश सत्ता को अपने क्षेत्र भारत में विस्तार देने के लिए। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता था कि देखिए, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस एन इंडियन रूलर हैड टू डिसबैंड हिज ओन आर्मी एंड मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स परमानेंटली एट हिज कोस्ट और गिव सम टेरिटरी इन ल्यू ऑफ इट। तो इसके आधार पर क्या होता था? सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि जो भी भारतीय रूलर होते थे उनको अपने आर्मी को खोलना पड़ता था, मतलब एक तरह से अपने आर्मी को कम करना होता था या डिसबैंड करना होता था।
ठीक है, और उनको अंग्रेजों के सैनिकों को परमानेंटली अपने क्षेत्र में रखना होता था अपने पैसे पर। अगर जो इंडियन स्टेट इस बात से इनकार करते थे तो उनको अपने क्षेत्र का कुछ भाग अंग्रेजों को देना होता था। ठीक है, अगर अंग्रेज पैसे देने से इनकार करते थे या आर्मी को रखने से इनकार करते थे ब्रिटिश आर्मी को, तो उनका जो टेरिटरी था अंग्रेज पेनाल्टी के रूप में ले लेते थे। ठीक है, इसी आधार पर अवध के नवाब का जो क्षेत्र था वो कंपनी ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि अवध के नवाब ने कंपनी के जो सैनिक थे उसको पैसा देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा सब्सिडरी अलायंस के द्वारा अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों के पर भी अपना अधिकार किया, जैसे कि हैदराबाद का निजाम, मैसूर के शासक, लेकिन कब? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। इसके बाद मराठों के भी क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे मैसूर बार के बारे में। तो मैसूर बार क्या था? तो मैसूर बार विथ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो मैसूर देखिए आपका दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, उस समय मैसूर में टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली का शासन था। ठीक है, और मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद दोनों चाहता था कि इस पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, और क्या था कि जो कंपनी थी अंग्रेज कंपनी, वो फ्रांस का पोस्ट था माहे। ठीक है, जिस पर वो कब्जा करना चाहता था, जो कि मैसूर का आउटलेट पोर्ट था यूरोपियन ट्रेड के लिए। ठीक है, 1767 से 1799 में अंग्रेजों ने 4 बार मतलब 4 टाइम मैसूर में युद्ध लड़ा। ठीक है, इस युद्ध को मैसूर बार कहा गया, और इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया कि जो टीपू सुल्तान के पिताजी और टीपू सुल्तान की सेना को खत्म कर दिया और मैसूर को पूरी तरह से क्रश कर दिया, और अपना कब्जा अंग्रेजों ने मैसूर पर कर लिया। तो अब हम डिटेल में जानेंगे मैसूर के बारे में। द फर्स्ट 3 मैसूर बार। तो देखिए पहला मैसूर बार जो हैदर अली जीता था, ये मैसूर बार हुआ था आपका 1767 से 1769 तक। ठीक है, और उसकी मृत्यु हुई थी जब सेकेंड मैसूर बार लड़ा गया था अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। 1780 से 84 के बीच में सेकेंड मैसूर बार लड़ा गया था। तो इस बार में सेकेंड मैसूर बार में अंग्रेजों की जीत हुई थी, और इस बार में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी उसका बेटा टीपू सुल्तान बना आपका मैसूर का राजा। उसने अपने पिता के युद्ध को कंटिन्यू किया, और इसने तब तक युद्ध लड़ा जब तक कि शांति स्थापित ना हो जाए। इसने अंग्रेजों को मसालों का व्यापार को रोका, जो कि मालाबार कोस्ट के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, इस दौरान टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित किया, यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने फ्रांस के सहायता से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायता से अपनी सेना को क्या किया? मॉडर्नाइज्ड किया, यानी आधुनिक रूप में वो परिणत किया। ठीक है, कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों का हेल्प कर रहा था, और फ्रांसीसी किसको हेल्प कर रहा था? टीपू सुल्तान को। इस दौरान जो हैदराबाद का निजाम था और मराठा था, वो मैसूर से मतलब क्या कहते हैं कि मैसूर से युद्ध करना चाहता था और मैसूर पर कब्जा करना चाहता था। तो इन्होंने कंपनी को सपोर्ट कर दिया। कौन? हैदराबाद का निजाम और मराठा। यानी कंपनी का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब क्या हुआ कि टीपू सुल्तान इस युद्ध में बुरी तरह से घिर गया। ठीक है, और टीपू सुल्तान की हार हुई, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को बहुत सारे धन को देना पड़ा अंग्रेजों को एज ए युद्ध हर्जाना के रूप में।
ठीक है। इसके अलावा टीपू सुल्तान के साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उसको पेनाल्टी के रूप में अपने पास रखा। इससे भी अधिक अंग्रेजों ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के दो बेटे थे, ठीक है। टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बनाकर अपने कैंप में रख लिया। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को कहा कि वो सब्सिडरी अलायंस को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, यानी अंग्रेजों के अंडर आ जाए। लेकिन टीपू सुल्तान ने लॉर्ड वेलेस्ली की बातों को मानने से इनकार कर दिया और इस अलायंस को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की बातों को मानने से इनकार कर दिया तो फिर से मैसूर बार लड़ा गया, ठीक है, जो संभवतः अंतिम मैसूर बार था, ठीक है। इस मैसूर बार में जो कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी इस मैसूर बार में, ठीक है। और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजों के कब्जे से बचाना चाहता था। तो टीपू सुल्तान अपने राजधानी की रक्षा करते हुए वो अंग्रेजों के हाथों मारा गया। अब इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया कि टीपू सुल्तान को तो मारकर एक तरह से मैसूर पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ उसने क्या किया कि टीपू सुल्तान के पहले जो राजा थे, ठीक है, जो रूलिंग डायनेसिटी था, यानी हैदर अली के पहले जो रूलिंग डायनेसिटी था, ठीक है, वो रूलिंग डायनेसिटी था वडियार, ठीक है। तो वडियार डायनेसिटी के राजा को, ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों ने फिर से मैसूर का राजा बना दिया। और साथ ही साथ उन्होंने वडियार डायनेसिटी से के किंग को बोला कि वो सब्सिडरी अलायंस को क्या करे, एक्सेप्ट करे। और इस तरह से मैसूर को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से टीपू सुल्तान को मारने के बाद। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैसूर बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बार विथ मराठा, मराठों के साथ जो युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठा विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में कंपनी ने लगभग मराठों को खत्म कर दिया था, जो कि आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था, ठीक है। They were divided into many states under different chiefs who belonged to the dynasties such as Sindhya, Holkar, गायकवाड़ एंड भोसले। तो इस दौरान क्या हुआ था कि ये अलग अलग सरदारों के नेतृत्व में ये बांटा गया था, ठीक है। ये कौन कौन थे, तो सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे और भोसले थे। तो ये जो डायनेसिटीज चीफ था, इनको क्या किया गया था कि एक साथ ये मिल गए थे, ये एक अलायंस फॉर्म किए थे, किसके अंदर, पेशवा के अंदर, ठीक है, जो कि पुणे से संबंधित था। इस दौरान क्या हुआ था कि सत्ता के लिए, पावर के लिए मराठों में स्ट्रगल होना शुरू हुआ था 1770 के आसपास में। तो ये सत्ता के लिए जो स्ट्रगल हुआ था उसका फायदा कौन उठाया, उसका फायदा उठाया अंग्रेज लोग, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इनके बीच में डिसयूनिटी क्रिएट कर दिया और अंग्रेजों ने धीरे धीरे मराठों के इंटरनल अफेयर में भी इंटरफेयर कर दिया। तो इसका कारण 3 युद्ध लड़ा गया, अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध लड़ा गया, जिसको एंग्लो मराठा बार कहते हैं। ये बार आपका 1775 से लेके 1818 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो देखिए, द फर्स्ट 2 एंग्लो मराठा बार, जो पहला 2 मराठा बार कौन था, तो देखिए जो ब्रिटिश थे वो फर्स्ट बार जीत नहीं सके थे, ठीक है। इस बार में कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो मंशा लेकर पार्टी से युद्ध लड़े थे वो मंशा उनका पूर्ण नहीं हुआ था। लेकिन सेकेंड बार में जो कि 1803 से 1806 के बीच में लड़ा गया था, इन्होंने अपनी मंशा में कामयाबी हासिल की और इन्होंने मराठा चीफ को कमजोर किया और उन्हें अलग करने की कोशिश की। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश परमानेंसी बिफोर थर्ड
मराठा बार। ठीक है, अब तीसरे मराठा बार के पहले ब्रिटिश ने क्या किया वो जानेंगे। देखो देखिए तीसरे मराठा बार शुरू होने से पहले ब्रिटिश ने अमृतसर में एक संधि की थी रंजीत सिंह के साथ, जो कि पंजाब का राजा था। रंजीत सिंह और ब्रिटिश एग्री हुआ था कि वो अपने अपने क्षेत्रों में रहेगा। जैसे कि सतलज नदी के टेरिटरी था, वो उसके वेस्ट में और ईस्ट के आसपास ही ब्रिटिश अपने क्षेत्र को सीमित रखेगा। ये संधि किसके साथ किया गया था? तो रंजीत सिंह के साथ संधि किया गया था। तो देखिए उस दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल था 1813 से 1823 तक, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उस दौरान बहुत सारे भारतीय स्टेट को ब्रिटिश कंट्रोल में लाया था। कौन से सिस्टम के द्वारा? तो सब्सिडरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपना क्षेत्र अब नेपाल के आसपास तक फैला दिया था। नेपाल को गोरखों का लैंड कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान बॉर्डर क्लैशेस हुआ, एंग्लो और बॉर्डर क्लैशेस हुआ और एंग्लो गोरखा बार हुआ, यानी अंग्रेज और गोरखाओं के, यानी नेपाल में अंग्रेज और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ 1814 से 1816 तक। ठीक है, इस युद्ध में गोरखाओं की क्या हुई? हार हुई। और हारने के कारण अंग्रेजों ने आपका गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जहां पर बाद में अंग्रेजों ने हिल स्टेशन का निर्माण किया, जो कि अल्मोड़ा, नैनीताल, मैसूरी और शिमला के क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हिल स्टेशन बनाया। ठीक है, इसके अलावा गोरखाओं को सिक्किम से भी हटना पड़ा और इस तरह से कंपनी का कब्जा आपका लगभग पूरे भारत में हो चुका था। ठीक है, इस तरह से कंपनी फोर्सेस ने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। अब हम बात करेंगे थर्ड मराठा बार के बारे में, जो कि 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए ये बार कब हुआ था? जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा चीफ को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि इसमें इनकी हार हुई थी और इनको पेशवा बाजीराव द्वितीय को क्या कहते हैं कि पेंशन देकर यहाँ से निकाल दिया गया था। ठीक है, उनको कानपुर में आइसोलेट किया गया था। ठीक है, और जो सतारा स्टेट था वो बाजीराव के टेरिटरी में था, तो उसको अंग्रेजों ने कब्जा किया और बाद में फिर यहाँ पे शिवाजी के वंशज वहां पर शासन किए। और साथ ही साथ जितना भी मराठा चीफ था सभी ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस के बारे में। तो एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस क्या था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक नया पॉलिसी, परमानेंसी पॉलिसी लागू किया था। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत ये क्लेम किया गया था कि अंग्रेजों की शक्ति ही सर्वोच्च है और वो भारत में सुप्रीम पावर है। ठीक है, और वो जितने भी इंडियन स्टेट अंग्रेजों के अंतर्गत हैं वो सभी से क्या है? ऊपर है। तो वो सिर्फ इसलिए ये पॉलिसी लाया गया था ताकि अंग्रेज भारत के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जारी रखें और साथ ही साथ जो भी और स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उसको डराते रहें और उन पर कब्जा करने की कोशिश करते रहें। ठीक है, जैसे कि जब ब्रिटिश ने छोटे स्टेट जैसे किट्टूर जो कि कर्नाटका में था, रानी चन्नम्मा जो कि आपका ब्रिटिश रेसिस्टेंट मूवमेंट के लिए था। ठीक है, तो ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट को रानी चन्नम्मा ने लीड किया था। ठीक है, लेकिन उनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था 1824 में। और इसी दौरान रानी चन्नम्मा 1829 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनके लॉयल चौकीदार ने यहाँ पर आपका किट्टूर में क्या कहते हैं अंग्रेजों के विरोध जारी करना रखा और अंग्रेजों से भी युद्ध करना जारी रखा। ठीक है,
इनको लोगों का सपोर्ट मिला, जिस कारण इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और फिर 1830 में इनकी फांसी दे देगी। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।